सुंदरलाल चिकित्सालय हर रोज़ एक नए आयाम को छू रहा है। हर रोज़ एक नई सोच, एक नई सर्जरी। इस वक्त हम ईएनटी विभाग में हैं। नाक कान गला का विभाग है और एक जटिल सर्जरी की गई है विश्वंभर सर के टीम की अगुवाई में। सर से ही हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके की सर्जरी थी सर। ये एक कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी थी जिसमें हम बाहर से डिवाइस लगाते हैं और मरीजों को उसमें सुनने में मदद मिलती है। सामान्यतः तो हम लोग बच्चों में इस ऑपरेशन को करते हैं, क्योंकि भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं जो कि बोल सुन नहीं पाते और समय से हमारे पास पहुंचते हैं, उनमें इस सर्जरी को हम लोग करते हैं। जहां पे भी संभव होता है, लगभग 60% तक ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं, तो उसका हम लोग प्रयास करते हैं और उनको ऑपरेशन करने के बाद रिहैबिलिटेशन करते हैं। परंतु कुछ केसेस में जिसमें पहले लोग सुन बोल पाते थे, दवाइयों के असर से, किसी बीमारी से या किसी अन्य कारण से अगर उनका सुनाई देना चला जाता है तो उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। न वो सुन पाते हैं, न रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और उनकी वर्किंग पे भी फ़र्क पड़ता है, उनके मन पे भी फ़र्क पड़ता है। ऐसे कुछ युवाओं को बीच में हमने ऑपरेट किया था और इस तरह की 50 वर्ष के ऊपर की उम्र में किसी महिला का, जो कि पहले सुन सकती थी, लगभग 12 वर्ष पूर्व उनको कान में सनसनाहट शुरू हुई और धीरे धीरे करके उनकी सुनाई की क्षमता चली गई और अभी वो बिल्कुल सुन नहीं पाती थी। तो हमने कुछ जांच की, इससे लगा कि अंदर जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो इनको सुनाई अच्छा देगा और सुनाई अच्छा देगा तो ये बोल भी पाएंगी और अन्य कार्य जो ये नहीं कर पा रहे हैं दैनंदिन जीवन के और अपने, वो कर पाएंगी और इनके जीवन में सुधार आएगा। इस अपेक्षा से हम लोगों ने इस सर्जरी को कल किया और ये सर्जरी अच्छी प्रकार से हो पाई और उसका जो रिस्पांस हम लोग तुरंत देखते हैं नर्व का, वो अच्छा रहा। और जितनी जल्दी बाहर की हीलिंग हो जाएगी तो हम लोग कुछ उसमें डिवाइस बाहर का लगाने के बाद ये तुरंत सुनने लगेंगी। और बच्चों में जैसा कि हमें सिखाना पड़ता है 5 महीना 6 महीना नई आवाज़ जो सुनते हैं, तो चूँकि ये पहले से सुनती रही हैं, इनका बोलना सुनना तुरंत चालू हो जाएगा। सर, मुख्य कारण क्या होता है? अचानक से सुनाई देता है, कुछ साल पहले फिर बंद हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, कुल मिलाकर के आनुवांशिकीय कारणों का बहुत बड़ा रोल है और अभी आनुवांशिकीय रिसर्च करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से जीन भारत में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बच्चों में, युवाओं में और बुज़ुर्गों में अलग अलग समय पर एक्टिवेट होकर के उनकी सुनाई की क्षमता को कम करते हैं। दूसरा, एजिंग की अपनी एक समस्या तो होती ही है, जिसकी वजह से प्रेस्बाइक्यूसिस डेवलप होता है और सुनाई की समस्या धीरे धीरे आती ही है। कई बार न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़, कई बार दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से, लंबे समय टीबी की दवा चले या कुछ अन्य बीमारियों की जब लंबे समय दवा चलती है तो सुनाई पे असर आता है। ऐसे मरीजों में अगर समय रहते उनकी जांच से हमें पता चल जाए और कुछ हम लोग उपाय अपना लें तो वो रुक भी सकता है, और यदि नहीं रुका तो अगर समय से ऑपरेशन हो जाए इस प्रकार के, तो सफलता मिलेगी, ऐसा हम लोग को लगता है। डेवलप्ड नेशंस में इस प्रकार की सर्जरीज़ सामान्यतः ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो रही हैं, बीमार लोगों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो रही हैं और वो लौट करके अपने रोज़गार को और दैनिक जीवन को अच्छा कर पाते हैं। बल्कि भारत में कम उम्र के बच्चों में ये सर्जरी ज़्यादा हो रही है। एक तो हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है और दूसरा जो यहाँ डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च की आवश्यकता है कि हम लोग क्यों ज़्यादा ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वो समय से चिकित्सालय पहुंच जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कुल मिलाकर के देश भर में ऐसे ऑपरेशन को करने वाले 100-125 लोगों की टीम है, लेकिन संख्या काफ़ी बड़ी है। सर, मौजूदा समय में देखते हैं मोबाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या मोबाइल के इस्तेमाल से सुनने का कुछ संबंध है? देखिए, मोबाइल हो, तेज़ आवाज़ हो, कार्यस्थल पर तेज़ आवाज़ हो, ट्रैफिक में काम करने वाले लोग हों, बाज़ारों में रहने वाले लोग हों, लगातार खटपट जहाँ होती है ऐसे कारोबार में रहने वाले हों, ऐसी मजदूरी करने वाले हों, उनमें सब पे सुनाई पे असर पड़ता है। समय के साथ तो तंत्रिकाएं उम्र के साथ ढलने ही लगती हैं, कमज़ोर पड़ने ही लगती हैं। उनके बचाव के उपाय हैं, जो कि कई बार आप देखेंगे इंडस्ट्री में कि जो उनका ईएसआई एक्ट है उसके तहत टोपी पहनना मैंडेटरी है, वैड लगाना मैंडेटरी है,
और शोर कम करने के लिए फैक्ट्री की माने मॉडलिंग भी ऐसे की जाती है। तो कुछ प्रोफेशंस में जैसे अभी ट्रैफिक पुलिस को कुछ हेडफोन्स देने लगे हैं तेज़ आवाज़ से बचाने के लिए, बैंड वाले हैं जिनकी बाज़ारें चौराहों के आसपास हैं, ऐसी परिस्थितियों में उनकी सुनाई की नस पे फ़र्क पड़ता है। शुरुआत में तो कभी कभी ये टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट नॉइज़ पोल्यूशन का कहा जाता है, लेकिन लंबे समय में परमानेंट शिफ्ट की तरफ जाता है जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। तो मोबाइल भी उसमें से एक यंत्र है जो लंबा समय अगर आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट आता है, ऐसा देखने में आया है। बाहर की रिसर्चेस हैं, आप भारतीय रिसर्चेस भी धीरे धीरे इस पर काम करने लगी हैं, इस पर काम हो रहा है। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि हेडफोन्स का प्रयोग करें, ईयरफोन्स को बहुत तेज़ी पे ना ले जाएं। मोबाइल में भी कुछ इसके नियंत्रक आ गए हैं, कुछ ऐप्स आ गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के तेज़ आवाज़ से तो हमें बचना ही चाहिए। और इसी तेज़ आवाज़ से बचाने के लिए उसके नियामक के बोर्ड के तौर पर भारत सरकार ने सन 2010 में नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी लगाया था। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं और कर पाते हैं, क्योंकि सजा का निर्धारण उसमें नहीं है, कौन अनुपालन कराएंगे उसका भी बारे में नहीं है। और मोबाइल तो खैर निजी चीज़ है, उसका अनुपालन हमें ही करना है, हमारा ही जीवन का सामान है जिसको हमको ठीक प्रकार से बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी मेरी सलाह आप सभी को रहेगी। वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है HNPV, इसमें लोग कह रहे हैं कि गले को इफेक्ट कर रहा है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो क्या इससे बचाव के उपाय हैं और किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? देखिए, जहाँ तक अभी तक उपलब्ध जानकारी है HMPV के बारे में, और आज हम लोग की मीटिंग भी है दोपहर में इस विषय को लेकर के, जो इसके विशेषज्ञ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, PSM के लोग हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये एक सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह है, परंतु सर्दी ज़ुकाम जो भी है कभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से शुरू होकर के नीचे तक जाता है, कई बार लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाता है, छाती तक जाता है, और कंजेशन ज़्यादा होने पे निमोनिया वगैरह हो सकता है। तो ये हमेशा से होने वाली बीमारियों में से एक है। ठंड में इसकी समस्या बढ़ती भी है और हमें बचाव के उपाय करने चाहिए। ऐसे लोग जिनको संक्रमण है उनसे दूरी बनाए रखने के लिए मास्क वगैरह का प्रयोग करें। और सामान्यतः बहुत घबराने की बात नहीं है, परंतु सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उचित चिकित्सकीय सलाह की बड़ी आवश्यकता है। कब URTI LRTI में कन्वर्ट हो जाए, निमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, तो वो डिफ़िकल्टी का स्टेज होता है। वायरस छोटा मोटा इन्फेक्शन करके जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर परसिस्टेंस है, फीवर है, ज़्यादा कफ है, पीला कफ आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लग रही है, तो हमें उस स्टेज तक नहीं पहुंचने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारी उसके विषय में क्लिनिकली हम लोग के पास शाम तक तो ज़रूर आ जाने वाली है, लेकिन पूरी तरह से नहीं उपलब्ध है। लेकिन फिर भी किसी भी इन्फ्लुएंजा या किसी भी इस तरह के वायरस से बचने का यही उपाय होता है। अपनी इम्यूनिटी को भी ठीक रखना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी में इधर उधर घूमने से बचना ही अच्छा है, बचाव ही उपाय है। अपने आप को बचाव करें, ठंड से बचें, गर्म पानी का सेवन करें, आवश्यकता हो तो गर्म पानी का भाप लें। भाप लेने का एक साधारण सा नियम है जो हम लोग नहीं जानते। भाप लेने से 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद तक चेहरा ढक के रखना चाहिए, है ना। आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए, और उसमें कुछ डालने की आवश्यकता आपको नहीं। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा भी किया। अब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, तमाम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में, चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।